नमस्कार दोस्तों, 68th बीपीएससी टॉपर्स के एक्चुअल इवैल्यूएटेड आंसर्स कॉपी के एनालिसिस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोगों ने GS2 सेक्शन 1 दैट इज़ पॉलिटी सेक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को एनालाइज किया था। आज हम लोग पार्ट 2 में पॉलिटी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट जो 38 मार्कर वाले होते हैं उसको एनालाइज करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं। तो ये टॉपर्स कॉपी एनालिसिस की PDF चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए आज हम पार्ट 1 की भी बात आज फिर से दो टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करेंगे जो 38 मार्कर वाले क्वेश्चंस हैं उसके रिगार्डिंग, और देखेंगे कि इन्होंने 38 मार्कर वाले क्वेश्चंस को दोनों टॉपर ने कैसे हैंडल कर रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपर फर्स्ट से। क्वेश्चन है, डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा एंड आइडेंटिफाई इट्स रोल एज द सेकेंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। तो 3 ब्रॉड हेडिंग है। पहला तो कंपोजिशंस पूछा हुआ इन्होंने, फिर पावर्स पूछ लिया राज्यसभा का, फिर उन्होंने आइडेंटिफाई इट्स रोल एज द सेकेंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ब्रॉडली इसमें जो है वो 3 सब हेडिंग्स आप कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों टॉपर्स ने अपने आंसर्स को कैसे कैसे इंट्रोड्यूस करा है। तो जैसा कि इन्होंने लिख रखा है, इन इंडिया द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ लोकसभा, द अपर हाउस, द राज्यसभा, the lower house and the president of India is an integral part of parliament, as a bill passed by parliament can only become a law after receiving assent of president। तो इन्होंने यहाँ पे इन इंडिया 2 बार लिख रखा है, तो शायद मिस्टेकली इनसे लिखा गया होगा, बट ब्रॉडली इन्होंने जो आंसर्स को शुरू किया है वो एक अच्छा स्टार्ट दिया इन्होंने। पार्लियामेंट किससे किससे मिल करके बना है ये बता दिया इन्होंने 6-7 लाइन में। इस तरह से इन्होंने अपने आंसर्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और भी कई तरीके हो सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो आर्टिकल 80 है इसमें वो डाल सकते थे। फिर इससे रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट है, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, या कोई किसी भी तरीके का और भी कुछ रिपोर्ट वगैरह है इससे रिलेटेड, तो ये डाल सकते थे। फिर देखते हैं टॉपर 2 ने कैसे अपने आंसर्स को स्टार्ट कराया। तो जो वन ऑफ दी जो तरीका है अपने आंसर्स को स्टार्ट करने का, तो इन्होंने आर्टिकल्स को कोट कर रखा है बाकायदा। आर्टिकल 80 इन्होंने सीधा सीधा आर्टिकल 80 को कोट कर दिया, और एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ इनको आर्टिकल्स अगर आ रहा है तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है, कंपोजिशंस, इसका जो रोल है और जो भी राज्यसभा से रिलेटेड जो भी बाकी बातें हैं ये वो इनको आती होंगी। तो इन्होंने क्या लिख रखा है, आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कंपोजिशन एंड पावर्स। तो यहाँ पे कंपोजिशंस तो होगा बट पावर्स नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 80 में सिर्फ कंपोजिशंस की बात की जाती है। 4th शेड्यूल के बारे में दिया गया है, एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में, फिर प्रेसिडेंशियल्स नॉमिनेशंस ऑफ 12 मेंबर्स के बारे में दिया हुआ है। तो ये सारे ब्रॉडली आर्टिकल 80 में दिया हुआ है, पावर्स के बारे में नहीं दिया हुआ आर्टिकल 80 में। फिर इट इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंट्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यूटीज इन फेडरल सेटअप। ये एक अच्छा स्टार्ट है इनका भी। आर्टिकल को कोट करते हुए इन्होंने ब्रॉडली बता दिया है कि जो है कंपोजिशंस क्या है इसका, और ये इनका आर्टिकल्स है, और फिर ये अपर हाउस है, रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, यूटी को। तो इन्होंने मोटा मोटा स्टार्ट एक अच्छा स्टार्ट दिया है इन्होंने। फिर अब हम फर्स्ट टॉपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इनका जो है सब हेडिंग्स जो है, फर्स्ट कंपोजिशंस ऑफ राज्यसभा, इसमें इन्होंने क्या लिख रखा है। तो द राज्यसभा कंसिस्ट्स ऑफ 250 मेंबर्स, जो कि वैलिड पॉइंट है। आउट ऑफ 250 इन्होंने एक फ्लो चार्ट बना लिया है, जो एक अच्छा वे है रिप्रेजेंट करने का अपने आंसर्स को फ्लो चार्ट के जरिए। तो फ्लो चार्ट में इन्होंने दर्शाया हुआ है कि 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। यहाँ पे JNK भी होगा। एंड फिर इसमें 12 मेंबर्स जो होते हैं वो आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और सर्विस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस भी होती है यहाँ पे। एग्जाम्पल में इन्होंने दे रखा है रिसेंटली PT उषा वाज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। अब यहाँ पे ये करंट स्ट्रेंथ भी बता सकते थे एक फ्लो चार्ट के जरिए कि अभी का जो करंट स्ट्रेंथ है वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी का जो करंट स्ट्रेंथ है वो 245 है, उसमें से 245 में से 233 जो है वो स्टेट्स एंड यूटीज़ से चुन करके, इनडायरेक्टली चुन करके आते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी और JNK जो है यूटीज़, इनसे आते हैं 4। फिर 12 जो है वो नॉमिनेटेड है। तो ये करंट स्ट्रेंथ यहाँ पे डाल सकते थे। इसके अलावे
बट ओवरऑल इन्होंने ठीक लिख रखा है। अब आगे देखते हैं हम, राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग हाउस विथ 1/3 मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 2 years. Thus, all members hold a term of 6 years. This provision is given in representation of People's Act 1951. तो इन्होंने बता रखा है कि हाँ RP 1951 भी मुझे आती है और इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस दिया हुआ है वो भी इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। तो ये भी एक अच्छा स्टार्ट है कंपोजिशन को लिखने का फ्लो चार्ट के जरिए। और इन्होंने इसके आगे लिख रखा है, द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट इन द राज्यसभा वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश 31 members, while त्रिपुरा हैज़ ओनली 1 members। तो ब्रॉडली बता रखा है इन्होंने कि ठीक है कितने जो एलोकेशन ऑफ सीट्स किस राज्य से किस तरह से होते हैं वो भी हमें आता है। फिर टॉपर्स 2 ने इस रिगार्डिंग में क्या लिख रखा है, कंपोजिशंस में अगर देखें जो फर्स्ट सब हेडिंग होगा इस क्वेश्चंस का, तो उन्होंने इसमें सीधा सीधा लिख रखा है मैक्सिमम सीट 250 मैक्सिमम सीट जो है 250 है। और इसके अलावा इन्होंने लिख रखा है स्टेट्स एंड यूटी जो है वो 238 सीट्स वहाँ से चुन के आते हैं इनडायरेक्टली। फिर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट 12 होते हैं वो। और उसके बाद जो करंट स्ट्रेंथ है वो करंटली जो प्रोविज़न है वो है 229 जो है वो स्टेट से है, 4 यूटीज से है, नॉमिनेटेड 12 है। तो ये सारे मिलाकर के अभी जो करंट जो स्ट्रेंथ है वो है क्या 245। अब इलेक्शन ऑफ मेंबर्स डन थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इन्होंने मेंशन कर रखा है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट। तो कौन पार्टिसिपेट करता है इन्होंने ये भी बता रखा है। फिर अब चलते हैं जो दूसरा सब हेडिंग है पावर्स ऑफ राज्यसभा। तो पावर्स ऑफ राज्यसभा से पहले इन्होंने जो एक पॉइंट दे रखा है ब्रॉड पॉइंट्स एक डायग्राम के फॉर्म में, वाई इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज चोजन फॉर कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। और इन्होंने ये पॉइंटर्स यहाँ पे दे सकते थे 1 2 3 और भी अगर कोई पॉइंटर्स होते थे 4 तक हाईलाइट कर सकते थे। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा इज ओनली अ रिव्यूइंग हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन को चुना गया। वाई इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज चूजन फॉर कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। फिर ह्यूज इलेक्शन एक्सपेंडिचर फॉर इलेक्शंस ये भी होता, इसलिए इसे इनडायरेक्ट चुना गया। नीड फॉर नॉमिनेशंस फॉर ऑफ एमिनेंट पर्सन्स इन लॉ मेकिंग प्रोसेस ये भी एक रीज़न है। फिर बताती है कि अब पावर्स, सेकेंड जो सब हेडिंग है कि पावर्स क्या है राज्यसभा के। तो पावर्स ऑफ राज्यसभा में इन्होंने क्या लिख रखा है, पावर्स ऑफ राज्यसभा में इन्होंने काफ़ी सारे डायमेंशंस को ओपन कर रखा है। जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स, अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट अ मनी बिल, दैट इज वैलिड अ पॉइंट, दैट इज अ वैलिड पॉइंट अगेन। तो a bill can be introduced by a minister or member of parliament but not a money bill, that is a valid point again। फिर दूसरा में है there is provision for joint sitting of लोक सभा एंड राज्यसभा फॉर डेडलॉक ओवर मनी बिल। ये पॉइंट्स वैलिड नहीं है क्योंकि मनी बिल के लिए कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो मैक्सिमम जो इसके पास पावर है राज्यसभा के पास वो 14 डेज़ के लिए वो उस बिल पे बैठ सकती है, अदरवाइज इनके पास कोई भी पावर नहीं है। बस कुछ रिकमेंडेशंस कुछ कंसिडरेशन के लिए भेज सकती है, ना इसे रिजेक्ट कर सकती है ना इसे अमेंड कर सकती है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉइंट्स शायद ये मिस्टेकली लिख दिए होंगे। फिर इसके बाद इन्होंने लिख रखा है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, राज्यसभा कैन कॉल फॉर रिप्लाईज एंड आंसर्स फ्रॉम मिनिस्टर्स ओवर अ पब्लिक मैटर ऑफ इम्पॉर्टेंस। कमिटीज ऑफ राज्यसभा कैन कॉल फॉर अपीयरेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर देयर व्यू पॉइंट्स ऑन वेरियस इशूज। फिर आगे इन्होंने लिख रखा है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कास्ट देयर वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट। फिर इन्होंने जुडिशियल पावर्स को मेंशन कर रखा है। जुडिशियल पावर में राज्यसभा कैन पनिश एनीवन फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, ये भी सही है। फिर आगे राज्यसभा कैन इनिशिएट अ रेजोल्यूशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। फिर CEC भी यहाँ पे ऐड हो सकता है, इनके लिए भी ये कर सकते हैं। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, तो फिर उन्होंने लास्ट में स्पेशल पावर बता रखा है राज्यसभा का। इसमें है दीज पावर्स आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट लिस्ट, और 249 को मेंशन भी इन्होंने कर रखा है जो कि एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। फिर राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312,
दैट इज अगेन अ वैलिड पॉइंट। और इसके अलावे यहाँ पे ये आर्टिकल 67 को भी मेंशन कर सकते थे। वाइस प्रेसिडेंट की जो रिमूवल होती है उसकी जो इनिशिएशन होती है वो राज्यसभा में ही होती है। फिर इसके अलावे अगर हम टॉपर्स 2 का देखें, इसमें इन्होंने पावर्स में क्या लिख रखा है राज्यसभा का पावर्स में, तो राज्यसभा का पावर्स में इन्होंने क्या लिखा हुआ है अगर हम देखें इसमें, तो इन्होंने 2 ब्रॉड पॉइंट्स लिख रखे हैं, बाकी उसके भी हेडिंग के सब हेडिंग इन्होंने दे रखे हैं। जैसे पहला है फर्स्ट इक्वल विथ लोकसभा, क्या क्या ऐसे पावर हैं जिसमें ये लोकसभा के इक्वल पावर है राज्यसभा के पास। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी बिल के मामले में इनके पास क्या है, इक्वल पावर है दोनों के पास। फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और उसके अलावे जो है 1.4 में पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन टू रिमूव जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने बाकायदा हेडिंग सब हेडिंग को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रखा है पॉइंटर्स फॉर्म में। अप होल्डिंग इमरजेंसी एंड ऑर्डिनेंसेस, फिर और इसके अलावे जो इनके पास जो है तीनों इमरजेंसीज के जो रिलेटेड जो पावर है वो इनके पास इक्वल पावर है। फिर सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम में इनके पास काफ़ी हद तक पावर है। फॉर दी कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एग्जाम्पल फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, कैग, ये सब भी इसमें दिया जा सकता है। और अगर जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी का अगर बढ़ाना हो तो भी इनके पास इक्वल पावर है। फाइनेंशियल बिल 2 के मैटर में भी इनके पास इक्वल पावर है। इसके अलावे देखिए अगर अनइक्वल पावर, अब दूसरा इन्होंने सब हेडिंग यूज़ कर रखा है अनइक्वल पावर विथ लोकसभा, तो इसमें इन्होंने क्या लिख रखा है, मनी बिल, दैट इज ए बिगर इशू हेयर कि मनी बिल जो है कैन बी ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिटर्न और रिजेक्ट। ये सिर्फ कुछ कुछ कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं लोकसभा को, वो माने या ना माने लोकसभा के ऊपर है। बस मैक्सिमम ये 14 डेज उस पर बैठ सकते हैं बिल पे, उसके अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, बाकी बात बिल को पास मान लिया जाएगा 14 डेज के बाद। अब इसके बाद 2.2 में राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट कांट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये भी सही है। जॉइंट सेटिंग इज हेडेड बाय स्पीकर, तो स्पीकर के द्वारा ही जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो हेड करते हैं। फिर राज्यसभा कैन नोट पास नो कॉन्फिडेंस मोशन टू दी टू रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके लिए कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं कर सकते हैं, ना तो वो सेंसर मोशन को यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा इफेक्टिवली। उसके बाद स्पेशल पावर इन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे स्टेट सब्जेक्ट पे जो ऑथोराइज कर देते हैं, ये कैन पास अ रेजोल्यूशन ऑथोराइजिंग पार्लियामेंट टू मेक एक्ट ऑन स्टेट सब्जेक्ट, यहाँ पे 249 ये मेंशन कर सकते थे। फिर इसके अलावे अगर देखें ऑल इंडिया सर्विसेज 312 इन्होंने मेंशन कर रखा है। 3.3 में वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय राज्यसभा, यहाँ पे 67 आर्टिकल जो है इनको कोट कर सकते थे। फिर अब देखते हैं कि जो थर्ड जो सब हेडिंग है इस क्वेश्चंस में, रोल ऑफ राज्यसभा एज द सेकेंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, तो अगेन यहाँ पे इन्होंने डायग्राम का यूज़ किया हुआ है और इसे पॉइंटर फॉर्म में भी ये यूज़ कर सकते थे, 2, 3, 4 जितने भी दिए हुए हैं, ताकि एग्जामिनर के लिए एक स्ट्रेस का सिचुएशन ना हो, वो आराम से गिन पाए कि हाँ ठीक है, डायग्राम का भी इस्तेमाल करा है उन्होंने और पॉइंट्स भी हैं हमारे पास 5, तो मार्क्स भी अवॉइड करने में उन्हें आसानी पड़ेगी। फिर फर्स्ट में उन्होंने लिख रखा है प्रिवेंट्स हैस्टी लेजिस्लेशन बाय लोकसभा बाय रिटर्निंग an ordinary bill for reconsideration. It strengthens federal structure of India by allowing MLAs of states to elect members of Rajya Sabha. फिर थर्ड में इन्होंने लिख रखा है it gives an opportunity for eminent person representation who may not like to contest ordinary elections. फिर फोर्थ में इन्होंने as it consists of senior politician it is a good forum for parliamentary discussion. फिर फिफ्थ में keeps a check on political parties who have utmost majority in Lok Sabha by reviewing bills of parliament. फिर इसके अलावा यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है इसके रिगार्डिंग, वो भी ये कोट कर सकते थे कि जो रोल है राज्यसभा का जो रोल है दैट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक, उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। फिर लास्ट में हावेवर इन्होंने जो स्मूथ ट्रांजिशन करी है यहाँ पे, हावेवर इन्होंने बता रखा है कि रोल क्या है राज्यसभा का एज ए सेकेंड चैम्बर। फिर हावेवर उसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म बताएंगे, देयर आर चैलेंजेस विथ रोल ऑफ राज्यसभा एज सेकेंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट्स, जैसे क्या क्या चैलेंजेस हैं, मनी बिल बिग चैलेंज, बहुत बार कंट्रोवर्सी होती है, आधार एक्ट वगैरह जो पास किया गया था,
काफ़ी सारे बिल को मनी बिल बना करके पास कर दिया जाता है, सरकमवेंट कर दिया जाता है राज्यसभा को। इट हैज़ लिमिटेड पावर्स विथ रिगार्ड टू सेंसर मोशन, ये भी सही है, या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, बहुत ही लिमिटेड पावर है। फिर इसके अलावा इट इज़ टर्म्ड एज वाइट एलिफेंट ड्यू टू इट्स इनइफेक्टिव नेचर, वाइट एलिफेंट भी काफ़ी बार इनको कहा जाता है इनइफेक्टिवनेस के कारण। फिर नॉमिनेशंस इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट आर ऑफन नॉट फ्रॉम एमिनेंट पर्सन्स बट पॉलिटिकली मोटिवेटेड नॉमिनेशंस, जो कि सही भी होता दिख रहा है। टॉपर्स 2 का देखें अगर इस मामले में, तो रोल ऑफ राज्यसभा एज सेकेंड चैम्बर, तो इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं हब एंड स्पोक मॉडल को यूज़ कर लिया है इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस ये 1 2 3 करके एक पॉइंटर भी लगा देते तो शायद इनका और भी इलस्ट्रेशन अच्छा हो जाता और पॉइंटर गिना भी जा सकता था एग्जामिनर के सामने कि हाँ हमने 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। रिप्रेजेंट्स स्टेट, रूम फॉर एक्सपर्ट्स, स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, शेयर लेजिस्लेटिव बर्डन, 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स इन्होंने दे रखा है। फिर आगे हर एक पॉइंट्स को इन्होंने डिस्क्राइब करा हुआ है। शेयर लेजिस्लेटिव बर्डन कैसे, सर्टेन बिल्स सच एज ऑर्डिनरी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स एटसेट्रा कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो इस तरह से शेयर करते हैं लेजिस्लेटिव बर्डन को जो लोकसभा के पास होती है। फिर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्क्रूटनी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्स, assent of Rajya Sabha necessary. It holds fast pace of bills and scrutinize. ये भी सही है। Represents state. Hence states have a say in the parliament. Rooms for expert. President nominates 12 members from art, culture और academics. Academics तो नहीं होगा, culture भी नहीं होगा। इसमें 4 क्राइटेरिया है, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस और एक और है, तो वो चारों क्राइटेरिया है, बट ये कल्चर एंड एकेडमिक्स नहीं है। फिर 5th में strengthen federalism by giving priority to the voice of various states। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने भी एक स्मूथ ट्रांजिशन करी है। हावेवर इट्स रोल हैज़ डिमिनिस्ड ओवर द ईयर्स, कैसे, इन्होंने क्रिटिसिज्म दे रखा है जो बहुत ही अच्छा है। पासिंग ऑफ बिल्स एज मनी बिल, आधार बिल का कंट्रोवर्सी जो है यहाँ पे इन्होंने कोट कर रखा है। सब्सटेंशिएट किया हुआ है अपने पॉइंट को, जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छे आंसर्स की एक एग्जाम्पल है। तो और उसके बाद सेकेंड पॉइंट, डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ सीटिंग्स, क्रिमिनलाइजेशन ADR 21%। फिर बैकडोर एंट्री, जो लोग कंटेस्ट करके नहीं जा पाते हैं उन्हें बैकडोर एंट्री मिल जाती है राज्यसभा से। लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन उन्होंने दे रखा है, दज राज्यसभा हैज़ बिकम अ यूजफुल चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट एंड हेल्प टू चेक टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। तो इस तरह से इन्होंने इस आंसर्स को कंक्लूड किया हुआ है। अब देखते हैं कि टॉपर फर्स्ट ने लास्ट में क्या कंक्लूजन दे रखा है वे फॉरवर्ड के रूप में। तो वे फॉरवर्ड में उन्होंने बताया हुआ है कि इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ सीटिंग को, और उसके बाद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर मेंबर्स डिसरप्टिंग द हाउस, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट्स एज इन द US इन्होंने दे रखा है बाकायदा। फिर और लास्ट में इन्होंने एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे रखा है जिसमें है, दज राज्यसभा इज एन इम्पॉर्टेंट फॉरम ऑफ पार्लियामेंट विच हैज़ लेड टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स पीपल। दोनों ही टॉपर्स को 20-20 नंबर अवार्ड की गई है। दोनों का राइटिंग स्टाइल भी अलग है, दोनों ने अलग अलग तरीके से लिख रखा है। किसी ने बुलेट पॉइंट्स को यूज़ करा है, किसी ने दोनों ने ही सब हेडिंग को यूज़ करा है बाकायदा, 3-3 सब हेडिंग। इन्होंने पॉइंटर्स फॉर्म को ज़्यादा यूज़ करा है, हब एंड स्पोक मॉडल को इन्होंने यूज़ करा है इस टॉपर्स ने। उन्होंने भी अच्छा खासा डायग्राम को यूज़ करा है। ब्लेंड ऑफ चीज़ें हैं, डायग्राम्स हैं, पॉइंट्स हैं, तो दोनों ने ऑलमोस्ट ठीक से ही लिख रखा है आंसर्स को। था आज का एनालिसिस। आगे के पार्ट्स में हम लोग और भी टॉपर्स के कॉपी को एनालाइज करेंगे, इंक्लूडिंग 69 टॉपर्स ओरिजिनल इवैल्यूएटेड कॉपी, जिसमें मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करूंगा। आप इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में कुछ पूछना हो या कोई सुझाव हो तो अवश्य दें, और इसी प्रकार के वैल्यूएबल इंसाइट के लिए मेरे चैनल IAS PCS वाला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।